हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल शिवानी स्किल सीरीज में। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एनसीईआरटी 360 डिग्री, जो कि भारतीय राज्य व्यवस्था का होने वाला है। और हमने 6-7 कंप्लीट कर दिया है दोस्तों, और क्लास 8 स्टार्ट की है, जिसमें 1 to 6 चैप्टर भी कंप्लीट हो चुके हैं। और आज हम चैप्टर 7, 8 और 9 देखेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। और हाँ दोस्तों, अगर आपको मेरी एफर्ट्स, मेरी ये वीडियोज़ पसंद आती हों तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ, अगर आप लोगों को कुछ सजेशन देना हो मुझे तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि मैं इस चीज़ का वीडियो लेके आऊँ, तो मैं ज़रूर लेकर आऊँगी दोस्तों। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 7 है हास्याकरण की समझ। क्वेश्चन नंबर 1, आदिवासी के बारे में निम्न में कौन कथन सत्य है। 1, आदिवासी शब्द का अर्थ मूल निवासी है। 2, भारत की लगभग 8% आबादी आदिवासियों की है। 3, उड़ीसा राज्य में 60 से अधिक विभिन्न आदिवासी समूह का घर है। ऑप्शन ए केवल 1, बी कथन 1, 2 तथा 3 तीनों, सी 1 तथा 2, डी 2 तथा 3। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, यानी कथन 1, 2 तथा 3 तीनों। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, आदिवासी शब्द का मतलब होता है मूल निवासी। ये समुदाय हैं जो जंगलों के साथ जीते आए हैं और आज भी इसी तरह जी रहे हैं। भारत की लगभग 8% आबादी आदिवासियों की है। देश में बहुत सारे महत्वपूर्ण खनन एवं औद्योगिक क्षेत्र आदिवासी इलाकों में हैं। जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो और भिलाई का नाम आपने सुना होगा। आदिवासी की सारी आबादी एक जैसी नहीं है। भारत में 500 से ज्यादा तरह के आदिवासी समूह हैं। छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा उत्तर पूर्व के अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एवं त्रिपुरा आदि राज्यों में आदिवासी की संख्या काफी ज्यादा है। अकेले उड़ीसा में ही 60 से ज्यादा अलग अलग जनजातीय समूह रहते हैं। आदिवासी समाज औरों से बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं, क्योंकि उनके भीतर ऊंच नीच का फर्क बहुत कम होता है। इसी वजह से ये समुदाय जाति वर्ण पर आधारित समुदाय या राजाओं के शासन में रहने वाले समुदायों से बिल्कुल अलग हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, आदिवासी को डैश भी कहा जाता है। जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, यानी अनुसूचित जनजाति। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, शायद आपने अनुसूचित जनजाति शब्द सुना होगा। सरकारी दस्तावेजों में आदिवासी के लिए इसी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। आदिवासी समुदाय की एक सरकारी सूची भी बनाई गई है। अनुसूचित जनजातियों को कई बार अनुसूचित जातियों के साथ मिलाकर भी देखा जाता है। आदिवासियों को जनजाति भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, आदिवासी समाज औरों से बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं क्योंकि उनमें उनके भीतर डैश होता है। ए, ऊंच नीच का फर्क बहुत अधिक, बी, ऊंच नीच का फर्क बहुत कम, सी, अमीर और गरीब का फर्क बहुत अधिक, डी, इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, यानी कि ऊंच नीच का फर्क बहुत कम। सेम ही डिस्क्रिप्शन है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, डैश सदी में बहुत सारे आदिवासियों ने ईसाई धर्म अपनाया, जो आधुनिक आदिवासी इतिहास में एक महत्वपूर्ण धर्म बन गया है। 18वीं, 19वीं, 17वीं, 20वीं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 19वीं। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, बंगाल व असम की शक्ति एवं तांत्रिक परंपराएं इसी के उदाहरण है। 19वीं सदी में बहुत सारे आदिवासियों ने ईसाई धर्म अपनाया, जो आधुनिक आदिवासी इतिहास में एक महत्वपूर्ण धर्म बन गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, आदिवासियों में डैश बोलने वालों की संख्या सबसे ज्यादा है। संस्कृत, बांग्ला, हिंदी, संथाली। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, संथाली। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, आदिवासी की अपनी भाषाएं रही हैं। उनमें ज्यादातर संस्कृत में बिल्कुल अलग और संभवतः उतनी ही पुरानी हैं। इन भाषाओं ने बांग्ला जैसी मुख्यधारा की भारतीय भाषाओं को गहरे तौर पर प्रभावित किया है। इनमें संथाली बोलने वालों की संख्या सबसे ज्यादा है। उनकी अपनी पत्र पत्रिकाएं निकलती हैं। इंटरनेट पर भी उनकी पत्रिकाएं मौजूद हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय संविधान इस बात को मानता है कि डैश समुदाय संस्कृति, समाज और सरकार की अभिव्यक्ति को प्रभावित कर सकती है। ए, अल्पसंख्यक, बी, बहुसंख्यक, सी, उपयुक्त दोनों, डी, इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा हमारा बहुसंख्यक।
एनसीईआरटी की लाइनें हैं। इकाई 1 में आपने पढ़ा था कि मौलिक अधिकारों के जरिए हमारा संविधान धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करता है। आपकी में इन अल्पसंख्यक समुदाय को ये सुरक्षाएं क्यों मुहैया कराई जा रही हैं? अल्पसंख्यक शब्द आमतौर पर ऐसे समुदाय के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो संख्या की दृष्टि से बाकी आबादी के मुकाबले बहुत कम है, लेकिन यह अवधारणा केवल संख्या के सवाल तक ही सीमित नहीं है। इनमें न केवल सत्ता और संसाधनों तक पहुंच जैसे मुद्दे जुड़े हुए हैं, बल्कि इसके सामाजिक व सांस्कृतिक आयाम भी होते हैं, जैसा कि आपने इकाई 1 में पढ़ा था। भारतीय संविधान इस बात को मानता है कि बहुसंख्यक समुदाय की संस्कृति समाज और सरकार की अभिव्यक्ति को प्रभावित कर सकती है। ऐसी सूरत में छोटा आकार घाटे की बात साबित हो सकती है और संभव है कि छोटे समुदाय हाशिए पर खिसकते चले जाएं। क्वेश्चन नंबर 7 है, कानून को आयाम रखने और मौलिक अधिकारों को साकार करने में डैश एक अहम भूमिका निभाती है। कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, यानी कि न्यायपालिका। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, जैसा कि आप अध्याय 5 में पढ़ चुके हैं, कानून को कायम रखने और मौलिक अधिकारों को साकार करने में न्यायपालिका एक अहम भूमिका निभाती है। अगर किसी भी नागरिकों को ऐसा लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो वह अदालत में जा सकता है। आइए अब इन प्रावधानों की रोशनी में मुसलमानों के संदर्भ में हाशियाकरण को समझें। क्वेश्चन नंबर 8 है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी में मुसलमानों की संख्या डैश प्रतिशत है? ए 15, बी 14.2%, सी 12.5%, डी 12%। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी 14.2%। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी में मुसलमानों की संख्या 14.2% है। उन्हें हाशियाई समुदाय माना जाता है क्योंकि दूसरे समुदाय के मुकाबले उन्हें सामाजिक आर्थिक विकास के उतने लाभ नहीं मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, न्यायमूर्ति राजिंदर सच्चर की अध्यक्षता में कब मुसलमानों के आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति के जायजा के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया? ए 2004, बी 2005, सी 2006, डी 2007। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी 2005। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि मुसलमान विकास के विभिन्न संकेतों पर पिछड़े हुए हैं, सरकार ने 2005 में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। न्यायमूर्ति राजिंदर सच्चर की अध्यक्षता में बनाई गई इस समिति ने भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का जायजा लिया। रिपोर्ट में इस समुदाय के हाशियाकरण का विस्तार से अध्ययन किया गया है। समिति की रिपोर्ट से पता चलता है कि सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक संकेतों के हिसाब से मुसलमानों की स्थिति अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जैसे अन्य हाशियाई समुदाय से मिलती जुलती है। उदाहरण के लिए 7 से 16 साल की उम्र के मुस्लिम बच्चे अन्य सामाजिक धार्मिक समुदाय के बच्चे के मुकाबले औसतन काफी कम साल तक ही स्कूली शिक्षा ले पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, घेटोआइजेशन से क्या तात्पर्य है? ए मुसलमानों के इसी सामाजिक हाशियाकरण के कारण कुछ स्थिति में जिन इलाकों में वे पहले से रहते आए हैं वहां से निकलने लगे हैं। बी मुसलमानों के इसी सामाजिक हाशियाकरण के कारण कुछ स्थितियों में वे जिन इलाकों में पहले से रहते आए हैं वहां पर और ज्यादा लोग रहने लगे हैं। सी मुसलमानों के इसी सामाजिक हाशियाकरण के कारण कुछ स्थितियों में वे जिन इलाकों में पहले से रहते आए हैं वहां पर उनकी संख्या यथावत बनी रहती है। डी इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, यानी कि मुसलमानों के इसी सामाजिक हाशियाकरण के कारण कुछ स्थितियों में वे जिन इलाकों से पहले से रहते आए हैं वहां से निकलने लगे हैं। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, बहुत सारे लोग सभी मुसलमानों को इन्हीं निशानियों से पहचानने की कोशिश करते हैं, इसी कारण अक्सर उन्हें अलग नज़र से देखा जाता है। कुछ लोग मानते हैं कि वे हम बाकी लोगों जैसे नहीं हैं। अक्सर यही सोच उनके साथ गलत व्यवहार करने और भेदभाव का बहाना बन जाती है। मुसलमानों ने इसी सामाजिक हाशियाकरण के कारण कुछ स्थितियों में वे जिन इलाकों में पहले से रहते आए हैं वहां से निकलने लगे हैं।
जिससे अक्सर उनका घेटोआइजेशन होने लगता है। कभी कभी यही पूर्वाग्रह घृणा और हिंसा को जन्म देता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, हास्याकरण का संबंध निम्नलिखित में से अहसास से जुड़ा हुआ है। ए अभाव, बी पूर्वाग्रह, सी शक्तिहीनता, डी उपयुक्त सभी। आंसर हो जाएगा हमारा उपयुक्त सभी। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, देखा है कि हास्याकरण के संबंध अभाव, पूर्वाग्रह और शक्तिहीनता के एहसास से जुड़ा हुआ है। हमारे देश में कई और भी हास्याई समुदाय हैं। दलित भी इसी तरह का एक समुदाय है। इस समुदाय के बारे में हम अगले अध्याय में विस्तार से पढ़ेंगे। हास्याकरण से कमजोर सामाजिक हैसियत ही नहीं पैदा होती, बल्कि शिक्षा व अन्य संसाधनों तक पहुंच भी बराबर नहीं मिल पाती है। क्वेश्चन नंबर 12 है, ऐसे लोग जिन्हें बांध, खनन आदि विशाल विकास परियोजनाओं की जरूरत को पूरा करने के लिए जबरन उनके घर बार उजाड़ दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं? ए स्थापित, बी सुस्थापित, सी विस्थापित, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी विस्थापित। विस्थापित ऐसे लोग जिन्हें बांध, खनन आदि विशाल विकास परियोजना की जरूरतों को पूरा करने के लिए जबरन उनके घर बार उजाड़ दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, ऐसा व्यक्ति जिसे पर्याप्त भोजन या पोषण नहीं मिलता वो कहलाता है सुपोषित, कमजोरी, कुपोषित, स्वपोषित। आंसर हो जाएगा हमारा कुपोषित। कुपोषित ऐसा व्यक्ति जिसे पर्याप्त भोजन या पोषण नहीं मिलता। दोस्तों, तो अब अध्याय 8 स्टार्ट करेंगे, हास्याकरण से निपटना। क्वेश्चन नंबर 1 है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार अस्पृश्यता या छुआछूत का उन्मूलन किया जा चुका है? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी अनुच्छेद 17। चलिए तो एनसीईआरटी की लाइनों को देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 17 के अनुसार अस्पृश्यता या छुआछूत का उन्मूलन किया जा चुका है। इसका मतलब यह है कि अब कोई भी व्यक्ति दलितों को पढ़ने, मंदिरों में जाने, सार्वजनिक सुविधाओं का इस्तेमाल करने से नहीं रोक सकता। इसका मतलब यह है कि छुआछूत गलत और लोकतांत्रिक सरकार इस तरह के आचरण को बर्दाश्त नहीं करेगी। लिहाजा अब अस्पृश्यता एक दंडनीय अपराध है। क्वेश्चन नंबर 2 है, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत के किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए यानी अनुच्छेद 15। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, संविधान में ऐसे दूसरे भी अनुच्छेद हैं जो अस्पृश्यता के खिलाफ हैं। उदाहरण के लिए संविधान के अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि भारत के किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके बारे में आप कक्षा 7 में समानता पर केंद्रित अध्याय में काफी कुछ पढ़ चुके हैं। समानता के अधिकार का हनन होने पर दलित इस प्रावधान का सहारा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, दलित सबसे तात्पर्य है चढ़ा बढ़ा समाज, उच्च समाज, दबा कुचला समाज, पिछड़ा समाज। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी दबा कुचला समाज। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, दलित शब्द का मतलब होता है दबा कुचला। दलित समूहों ने यह शब्द जाति व्यवस्था के तहत अपने साथ सदियों से होते आ रहे भेदभाव को रेखांकित करने के लिए खुद चुना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष बनाया गया था? 1990, 1991, 1989, 1988। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी 1989। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 रत्नम ने अपने गांव में ऊंची जातियों द्वारा किए जा रहे भेदभाव और हिंसा का विरोध करने के लिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत शिकायत दर्ज कराई और कानून का सहारा लिया। यह कानून 1889 में दलित तथा अन्य समुदायों की मांग के जवाब में बनाया गया था। उस समय सरकार इस बात के लिए भारी दबाव पड़ रहा था कि वह दलितों और आदिवासियों के साथ रोजमर्रा होने वाले दुर्व्यवहार और अपमान पर रोक लगाने के लिए ठोस कार्रवाई करे। ये तो इस तरह का व्यवहार लंबे समय से चला आ रहा था, लेकिन 70 के दशक के आखिर और 80 के दशक के यह समस्या हिंसक रूप लेने लगी थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, सरकार के एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल
स्कैवेंजर्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लैट्रिन्स प्रोहिबिशन एक्ट निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था? 1990, 1993, 1992, 1991। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1993। 1993 में सरकार ने एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लैट्रिन्स प्रोहिबिशन एक्ट 1993 पारित किया था। यह कानून सिर पर मैला उठाने वालों को काम पर रखने और सूखे शौचालयों के निर्माण पर पाबंदी लगता है। 2003 में सफाई कर्मचारी आंदोलन तथा 13 अन्य संगठनों व व्यक्तियों जिनमें 7 मैला ढोने वाले थे ने सर्वोच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की थी। याचिका दायर करने वालों का कहना था कि सिर पर मैला ढोने की प्रथा न केवल आज भी चल रही है बल्कि रेलवे जैसे सरकारी उपक्रमों में भी बड़े पैमाने पर प्रचलित है। याचिकाकर्ताओं ने अपने मौलिक अधिकारों को लागू करवाने का आग्रह किया। इसके जवाब में न्यायालय ने निष्कर्ष दिया कि 1993 में पारित किए गए कानून के बाद देश भर में सिर पर मैला ढोने वाले की संख्या में इजाफा हुआ है। न्यायालय में केंद्र व सरकार के प्रत्येक विभाग मंत्रालय को आदेश दिया कि वे 6 माह के भीतर इस बात की सच्चाई का पता लगाएं। अगर सिर पर मैला ढोने की प्रथा अभी भी प्रचलन में पाई जाती है तो संबंधित सरकारी विभागों को ऐसे लोगों की मुक्ति और पुनर्वास के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम तैयार करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, केंद्र सरकार ने हाल ही में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वनवासी वन अधिकार मान्यता अधिनियम निम्न में से पारित किया गया था? 2005, 2006, 2007, 2008। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी 2006। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, केंद्र सरकार ने हाल ही में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वनवासी वन अधिकार मान्यता अधिनियम 2006 पारित किया है। इस कानून की प्रस्तावना में कहा गया है कि यह कानून जमीन और संसाधनों पर वन्य समुदाय के अधिकारों को मान्यता न देने के कारण उसके साथ हुए ऐतिहासिक अन्याय को दूर करने के लिए पारित किया गया है। इस कानून में वन समुदाय को घर के आसपास जमीन, खेती और चराई योग्य जमीन पर गैर लकड़ी वन उत्पादों पर उनके अधिकार को मान्यता दी गई है। इस कानून में यह भी कहा गया है कि वन एवं जैव विविधता संरक्षण भी वनवासियों के अधिकारों में आता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, सुश्री सी के जानू का संबंध है? ए सामान्य कार्यकर्ता, बी पिछड़ा कार्यकर्ता, सी आदिवासी कार्यकर्ता, डी अत्यंत पिछड़ा कार्यकर्ता। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, यानी आदिवासी कार्यकर्ता। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, आदिवासी कार्यकर्ता सी के जानू का आरोप है कि आदिवासी के संवैधानिक कानूनों का उल्लंघन करने वाले विभिन्न प्रदेशों की सरकारें भी पीछे नहीं हैं। यही सरकारें जो लकड़ी व्यापारी, पेपर मिल आदि के नाम पर गैर आदिवासी घुसपैठियों को जनजातीय जमीनों का दोहन करने और आदिवासियों को उनके परंपरागत जंगलों से उजाड़ने की छूट देती है। इसके अलावा जंगलों को आरक्षित या अभयारण्य घोषित करके भी लोगों को वहां से बेदखल किया जा रहा है। सुश्री जानू का भी कहना है कि जो आदिवासी पहले ही बेदखल हो चुके हैं और जो अब वापस नहीं लौट सकते उन्हें भी मुआवजा दिया जाना चाहिए। इसका मतलब यह है कि सरकार ऐसी योजनाएं बनाए जिनके सहारे वे नए स्थानों पर रह सके और काम कर सके। जब सरकार आदिवासी से छीनी गई जमीन पर औद्योगिक या अन्य परियोजनाओं के निर्माण के लिए बेहिसाब पैसा खर्च कर सकती है तो इन विस्थापितों को पुनर्वास देने के लिए मामूली सा खर्च करने में क्यों हिचकती है। दोस्तों, तो यहाँ पे अध्याय 8 खत्म होता है और अध्याय 9 है जन सुविधाएं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद डैश के अंतर्गत पानी के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया है? ऑप्शन ए 20, बी 21, सी 22, डी 23। आंसर हो जाएगा हमारा 21। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत पानी के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया है। इसका मतलब यह है कि अमीर गरीब हर व्यक्ति का यह अधिकार है कि उसे सस्ती कीमत पर दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी मिले। कहने का मतलब यह है कि पानी तक सार्वभौमिक पहुंच होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में सबको पानी मिलना चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 2 है, जन सुविधाएं का क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए, केवल पानी की व्यवस्था करना कुछ लोगों के लिए। बी, केवल स्वास्थ्य और स्वच्छता का इंतजाम करना खास जगहों पर। सी, पानी के साथ साथ बिजली, सार्वजनिक परिवहन, विद्यालय और कॉलेजों जैसे अनिवार्य चीजें का सभी का इंतजाम समाज के सभी व्यक्ति के लिए करना। डी, इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, पानी की तरह कुछ अन्य सुविधाएं भी हैं जिनका हर व्यक्ति के लिए इंतजाम किया जाना चाहिए। पिछले साल आपने स्वास्थ्य और स्वच्छता इन 2 सुविधाओं के बारे में पढ़ा था। इसी तरह बिजली, सार्वजनिक परिवहन, विद्यालय और कॉलेज भी अनिवार्य चीजें हैं जिन्हें जन सुविधाएं के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय संविधान में कितने वर्ष के बच्चों को शिक्षा के अधिकार की गारंटी देता है? 6 से 10 वर्ष, 5 से 8 वर्ष, 6 से 12 वर्ष, 6 से 14 वर्ष। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, 6 से 14 वर्ष। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, भारतीय संविधान 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को शिक्षा के अधिकार की गारंटी देता है। इस अधिकार का महत्वपूर्ण पहलू यह है कि सभी बच्चों को समान रूप से स्कूली शिक्षा उपलब्ध हो, लेकिन शिक्षा पर अध्ययन करने वाले कार्यकर्ताओं एवं शोधार्थियों के निष्कर्षों से यह तथ्य सामने आया है कि भारत में स्कूली शिक्षा हमेशा से काफी असमानता रही है। क्वेश्चन नंबर 4 है, जन सुविधाएं मुहैया करने की जिम्मेदारी मुख्य रूप से डैश के ऊपर ही आनी चाहिए। जनता, अमीर लोगों, सरकार, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी हमारा राइट होगा, यानी कि सरकार। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, यह कोई अच्छा विकल्प नहीं है। जन सुविधाओं का संबंध लोगों की मूलभूत सुविधाओं से होता है। किसी भी आधुनिक समाज के लिए जरूरी है कि वहाँ इन सुविधाओं का इंतजाम हो ताकि लोगों की मूलभूत जरूरतें पूरी की जा सके। संविधान में जीवन के अधिकार को जो आश्वासन दिया गया है वह देश के सभी लोगों को प्राप्त है। इसीलिए जन सुविधाएं मुहैया कराने की जिम्मेदारी लाजमी तौर पर सरकार के ऊपर ही आनी चाहिए। सरकार को जन सुविधाओं के लिए पैसा कहां से मिलता है? आप हर साल सुनते होंगे कि सरकार ने संसद में बजट पेश किया है। बजट के जरिए सरकार अपने नफे नुकसान का ब्यौरा पेश करती है। इसमें सरकार पिछले साल के खर्चों का खाता पेश करती है और अगले साल के खर्चों की योजना सामने रखती है। बजट में सरकार को इस बात का भी ऐलान करना पड़ता है कि अगले साल की योजनाओं के लिए पैसे की व्यवस्था कहां से की जाएगी। जनता से मिलने वाली कर सरकार की आमदनी का मुख्य जरिया होता है। जनता से कर वसूली करने और उन्हें सार्वजनिक कार्यक्रमों पर खर्च करने का सरकार को पूरा अधिकार होता है। उदाहरण के लिए पानी की आपूर्ति के लिए सरकार को पानी निकालने, पानी को दूर तक पहुंचाने, पाइपों का जाल बिछाने, पानी को साफ करने और आखिर में गंदे पानी को ठिकाने लगाने पर खर्च करना पड़ता है। सरकार इन खर्चों को कुछ हद तक करों के जरिए और कुछ हद तक पानी की कीमत वसूल कर पूरा करती है। पानी की कीमत इस तरह तय की जाती है कि ज्यादातर लोगों को रोजाना एक निश्चित मात्रा में पानी का खर्च उठा सके। केंद्रीय सरकार जिन पर धन व्यय करती है, आगे की लाइनें एनसीईआरटी में होंगी। दोस्तों चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, पोर्टो एलेग्रे के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? पोर्टो एलेग्रे कनाडा का शहर है। 2, इस शहर में दुनिया के दूसरे ज्यादातर शहरों के मुकाबले यहाँ शिशु मृत्यु दर बहुत अधिक है। 3, इस शहर में पानी की औसत कीमत बहुत अधिक रखी गई है। ऑप्शन ए केवल 1, बी केवल 2, सी कथन 1 और 3 दोनों, डी उपयुक्त तीनों। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी उपयुक्त तीनों। पोर्टो एलेग्रे में सार्वजनिक जलापूर्ति। पोर्टा एलेग्रे ब्राजील का एक शहर है। इस शहर में बहुत सारे लोग गरीब हैं, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि दुनिया के दूसरे ज्यादातर शहरों के मुकाबले यहाँ शिशु मृत्यु दर बहुत कम है। यहाँ नगर जल विकास ने सभी लोगों को स्वच्छ पेयजल मुहैया करा दिया है। शिशु मृत्यु दर में गिरावट के पीछे यह सबसे बड़ा कारण है। यहाँ पानी की औसत कीमत कम रखी गई है और गरीबों से केवल आधी कीमत ली जाती है। विभाग को जो भी फायदा होता है उसका इस्तेमाल जलापूर्ति में सुधार के लिए किया जाता है। जल विभाग का काम पारदर्शी ढंग से चलता है। विभाग को कौन सी योजना हाथ में लेनी चाहिए, इस बारे में लोग मिलकर तय करते हैं। जनसभाओं में जनता
प्रबंधकों का पक्ष सुनती है और जल विभाग की प्राथमिकताएं तय करने में वोट के जरिए फैसला करती हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किस देश में पानी को लेकर आपसी दंगे हो गए जिसके बाद सरकार ने जलापूर्ति व्यवस्था निजी हाथों से छीनकर दोबारा अपने हाथ में लेनी पड़ी? एस्टोनिया, जॉर्जिया, बोलीविया, चिली। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, बोलीविया। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, ऐसे कुछ मामलों में पानी की कीमत से भारी इजाफा हुआ, इस कारण वहां बहुत सारे लोगों के लिए पानी का खर्चा उठाना संभव नहीं हो पाया। ऐसे शहरों में लोगों को विशाल प्रदर्शन हुए। बोलीविया आदि देशों में तो दंगे भी फैल गए जिसके दबाव में सरकार को जलापूर्ति व्यवस्था निजी हाथों से छीनकर दोबारा अपने हाथों में लेनी पड़ी। भारत में सरकारी जल विभागों की सफलता से कई उदाहरण रहे हैं, लेकिन ये उदाहरण कम है और उनकी सफलता भी कुछ क्षेत्रों में आगे की लाइनें एनसीईआरटी में होंगी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 है, डैश में जल विभाग ने वर्षा जल संचय के लिए कई योजनाएं शुरू की है ताकि भूमिगत जल स्तर में सुधार लाया जा सके। बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, चेन्नई। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी यानी कि चेन्नई। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, भारत में सरकारी जल विभागों की सफलता के कई उदाहरण रहे हैं, लेकिन ये उदाहरण कम है और उनकी सफलता कुछ क्षेत्रों में ही सीमित दिखाई देती है। मुंबई का जल आपूर्ति विभाग अपने खर्चों को पूरा करने के लिए जल शुल्क के जरिए पर्याप्त पैसा लुटा लेता है। हाल ही के एक रिपोर्ट से पता चलता है कि हैदराबाद में जल विभाग के दायरे में इजाफा हुआ और उसकी आमदनी बढ़ी है। चेन्नई में जल विभाग ने वर्षा जल संचय के लिए कई योजनाएं शुरू की ताकि भूमिगत जल स्तर में सुधार लाया जा सके। वहां पर पानी की ढुलाई और वितरण के लिए निजी कंपनियों की भी सेवाएं ली जा रही हैं, लेकिन पानी के टैंकरों की दर सरकारी जलापूर्ति विभाग ही तय करता है और वहीं उन्हें काम करने की इजाजत देता है। इसीलिए इन टैंकरों को अनुबंधित कहा जाता है। दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर 9 भी कंप्लीट होता है और कल यानी कि अगले सेशन में हम चैप्टर 10 को भी कंप्लीट करेंगे दोस्तों। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। एंड दोस्तों, अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बाय बाय।